सोचो आपका प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो और तभी अचानक से प्लेन की छत उड़ जाए। सोचो कि आपका प्लेन 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है और आधे रास्ते में ही उसका पूरा का पूरा फ्यूल खत्म हो जाए। सोचो मत, क्योंकि ये सोचने की बात नहीं, ये असली घटनाएं हैं जो हो चुकी हैं। तो यार आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिन्हें जान के आप खुद बोलोगे कि यार ऐसा सच में हो सकता है क्या। तो यार बस बिना देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ो वीडियो। ये घटना है 23 जुलाई 1983 की। एयर कनाडा का हवाई जहाज बोइंग 787 अपनी उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। उस प्लेन ने नॉर्मली उड़ान भरी और प्लेन के पायलट रॉबर्ट पियर्सन को बीच में ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उन्होंने प्लेन के क्रू मेंबर को फिर से फ्यूल काउंट करने के लिए कहा। रॉबर्ट पियर्सन के कहने पर जब दोबारा फ्यूल को काउंट किया गया तब प्लेन में फ्यूल टैंक में 3020 गैलन फ्यूल डालना था, जिसकी क्वांटिटी लगभग 20,300 किलो होती थी, लेकिन एक्चुअली में प्लेन में डाला गया था 22,300 पाउंड फ्यूल, जो करीबन 10,115 किलो का होता है। प्लेन को अपना पूरा सफर तय करने के लिए जितने फ्यूल की रिक्वायरमेंट थी उससे ठीक आधा फ्यूल प्लेन में था, और ये गलती हुई थी सिस्टम में चेंजेस की वजह से। उस समय कनाडा इंपीरियल सिस्टम से मैट्रिक सिस्टम में शिफ्ट कर रहा था, जिसका मतलब था कि प्लेन में फ्यूल का काउंट किलोग्राम में करना था, लेकिन उन्होंने काउंट को पाउंड में कर दिया, जिसकी वजह से एक भारी गलती हो गई। प्लेन में जितने किलो फ्यूल डलना था उतने पाउंड फ्यूल डल गया और ये करीबन आधा था। प्लेन जब 41,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था तब पायलट को ये सिग्नल मिला कि प्लेन के पहले टैंक में फ्यूल खत्म हो चुका है। रॉबर्ट पियर्सन जो प्लेन उड़ा रहे थे उन्होंने सोचा कि विनीपिग में प्लेन को उतारा जाए, क्योंकि वही सबसे पास की जगह थी जहां वो प्लेन को लैंड करा सकते थे। लेकिन समस्या तो अभी शुरू हुई थी। जैसे ही उन्होंने प्लेन को विनीपिग ले जाने के बारे में सोचा, प्लेन के दूसरे टैंक में भी फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसे समय में जब प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है तो प्लेन के सारे इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। प्लेन का राडार सिस्टम भी बंद पड़ गया था और ऐसे समय में प्लेन को आगे ले जाना लगभग नामुमकिन हो गया था। प्लेन में जो भी डैशबोर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वो प्लेन में ही जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और बैटरी बैकअप होने के बावजूद भी उनको कंटिन्यूअस एक हाई पावर की सप्लाई देनी बहुत जरूरी होती है। जब प्लेन का इंजन ही नहीं घूम रहा था तो कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही थी। हवा के फ्लो की वजह से टरबाइन जितना घूम रहा था उससे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, जिससे बस थोड़े से ही इक्विपमेंट काम कर रहे थे। अब प्लेन के कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन के पास प्लेन को बचाने का एक ही तरीका मौजूद था, ग्लाइडिंग कराकर प्लेन को लैंड करा देना। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, हम कागज का जब प्लेन फेंकते हैं या उड़ाते हैं तो हम पीछे से उसे फोर्स देते हैं और उसके बाद वो अपने मोमेंटम की वजह से हवा में उड़ता है। अब प्लेन में चूंकि इंजन काम नहीं कर रहा था, वो ऑलरेडी हवा में था, तो प्लेन को कागज के प्लेन की तरह बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के लैंड कराना था। ये बहुत ही खतरनाक काम है और ऐसा काम इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, और इसके लिए सबसे जरूरी चीज थी एक ऐसी जगह मिलना, एक ऐसा फ्लैट बेस मिलना जहां पर प्लेन लैंड करा सके, जहां पर भीड़ भाड़ बिल्कुल भी ना हो। प्लेन के कैप्टन को मालूम था कि यहां से 19 किलोमीटर दूर एक एयर बेस है जहां पर प्लेन को उतारा जा सकता है। ये बेस काफी पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन इन लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि भाई पायलट को ये तो मालूम था कि इस बेस को बहुत पहले बंद कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि अब उसको एक फन रेसिंग पार्क बना दिया गया है जहां पर लोग एंजॉय करने के लिए कारों की रेसिंग करने के लिए आते हैं और यहाँ पर पहले से ज्यादा भीड़ रहती है। लेकिन रॉबर्ट पियर्सन ने अपने प्लान के मुताबिक प्लेन को मिलिट्री बेस की तरफ मोड़ दिया। लोगों की भीड़ ने प्लेन को अपने ऊपर आते हुए देखा, वहां अफरा तफरी भगदड़ मच गई। सभी लोगों ने उस जगह को जितनी जल्दी हो सका खाली कर दिया। लेकिन मैंने कहा था ना कि भाई ये केस इतना सुलझा हुआ नहीं है, इन लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही थी। जैसे ही प्लेन को लैंड कराने के लिए आगे वाला पहिया खोला गया तो वो एक मोटर के द्वारा सीधा होता है और लॉक हो जाता है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं तो मोटर काम नहीं कर रही थी, तो आगे वाला पहिया खोलने के लिए उसको फ्री छोड़ दिया गया, तो वो ऐसे हवा में लटक रहा था। उस पे किसी तरह का लॉकिंग सिस्टम नहीं था, और अब ऐसे में प्लेन को जब लैंड कराया गया तो वो चीज उनके लिए एक मुसीबत नहीं बल्कि उनके लिए एक वरदान साबित हो गया, क्योंकि जैसे ही प्लेन ने जमीन पर लैंड किया वो पहिया फोर्स या फ्रिक्शन की वजह से वापस अंदर चला गया और प्लेन की जो बॉडी थी वो जमीन से टच हो गई और वो प्लेन घिसता हुआ आगे बढ़ता गया। लेकिन जब प्लेन की बॉडी जमीन से घिसती हुई आगे बढ़ी तो फ्रिक्शन की वजह से
प्लेन रुकने लगा, ब्रेकिंग सिस्टम सा बन गया। पायलट ने अपना तेज दिमाग लगाकर पीछे वाले पहियों को भी बंद कर दिया ताकि पूरा प्लेन जमीन पर घिसटने लगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लेन रुक जाए। और यही हुआ। उस कैप्टन की समझदारी, एक्सपीरियंस और तेज दिमाग की वजह से आप यकीन नहीं करोगे वो प्लेन सेफली लैंड भी कराया और किसी की जान भी नहीं गई, इवन किसी को खरोंच तक नहीं लगी क्योंकि सबने सीट बेल्ट बांध रखा था। इस प्लेन की सेफ लैंडिंग के बाद कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन और पायलट मॉरिस क्विंटल को आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप का अवार्ड भी मिला क्योंकि इनके द्वारा कराई गई ये लैंडिंग एक रिकॉर्ड थी, क्योंकि इससे पहले जिसने भी ऐसी लैंडिंग कराई थी उसका प्लेन क्रैश ही हुआ था। उस रनवे पर उतरने के बाद प्लेन बोइंग 787 के आगे के पहिए टूट चुके थे जिन्हें बाद में ठीक करा दिया गया और उसी प्लेन ने बाद में 25 सालों तक आसमान का सफर भी जारी रखा। लेकिन यहाँ तो केवल फ्यूल खत्म हुआ था, आगे मैं जो आपको किस्सा बताने वाला हूँ वहां तो प्लेन की पूरी छत ही टूट के प्लेन से अलग हो गई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं प्लेन के बारे में एक छोटा सा मजेदार फैक्ट। क्या आप ये बात जानते हो कि प्लेन कितना एवरेज देता है, मतलब भाई उसका क्या माइलेज होता है? जनरली हम सोचते हैं कि यार बहुत सारा तेल डलता होगा, बहुत ही कम माइलेज देता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कार से ज्यादा किफायती है। बोइंग 747 जैसा विमान पर सेकंड 4 लीटर और 1 मिनट की यात्रा में करीब 240 लीटर ईंधन खर्च कर देता है। सिंपली मैं आपको समझाता हूँ, ये बोइंग प्लेन जो होता है वो 1 किलोमीटर के लिए 12 लीटर फ्यूल खर्च करता है। और अगर प्लेन में 500 लोग एक साथ सफर कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर के हिसाब से पर व्यक्ति पर 0.024 लीटर ईंधन ही खर्च होता है। और अगर हम एक कार की बात करें, कार 15 का एवरेज देती है तो भैया 1 किलोमीटर चलने के लिए अगर एक बंदा कार चला रहा है तो उस पर 0.06 लीटर फ्यूल खर्च होगा। मतलब अगर एक प्लेन 1 किलोमीटर सफर करता है और एक कार भी 1 किलोमीटर सफर करती है, प्लेन में 500 लोग हैं, कार में एक बंदा है, तो भाई कार से ज्यादा किफायती वो प्लेन पड़ता है। लेकिन अगर कार में 4 लोगों को बिठा दोगे तो पर पर्सन 0.001 लीटर फ्यूल खर्च होगा 1 किलोमीटर के लिए, और उस हिसाब से फिर कार ज्यादा किफायती हो जाती है। लेकिन ये कोई कंपेयर करने वाली चीज है नहीं भाई। कार वहां नहीं जा सकती जहां प्लेन जा सकता है और प्लेन वहां नहीं जा सकता जहां कार जा सकती है। अमेरिका के हवाई प्रांत में हेलो एयरपोर्ट की हवाई की राजधानी होनोलुलु के अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 243 ने 28 अप्रैल 1988 को उड़ान भरी। ये 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी, तभी अचानक एक धमाकेदार आवाज हुई और फ्लाइट की छत टूटकर अलग हो गई। उस वक्त यात्रियों को चाय पानी दे रही एयर होस्टेस क्लारा वैली हवा के साथ उड़ गई और उनकी लाश कभी बरामद नहीं की जा सकी। लेकिन बाकी लोग समझदार थे, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाई और सब लोगों ने सीट बेल्ट पहले से बांध रखा था, इसलिए कोई भी हवा में उड़कर गायब नहीं हुआ। लेकिन सोचो कि आप प्लेन में उड़ रहे हो और ऊपर से छत गायब हो जाए, तो भले आपने सीट बेल्ट लगाया हो या ना लगाया हो, हवा तो टाइट हो ही जाएगी। मतलब ये बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन मूवी का सीन लग रहा है। मैडलिन और रॉबर्ट इस प्लेन को उड़ा रहे थे, प्लेन हवा में डगमगाने लगा, लेकिन इन दोनों ने फ्लाइट को 13 मिनट के अंदर ही सबसे पास के आइलैंड के कुहुलुई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। और ये लैंडिंग भी सेफ रही क्योंकि ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस और ट्रेंड थे। इन पायलट्स को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि इन्होंने इतनी खतरनाक हालत में भी प्लेन को सेफली लैंड करा दिया। बस शायद उस एयर होस्टेस की ही मौत आई थी उस दिन, तो आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला कि बेचारी कहां गई। तो भैया हमेशा सीट बेल्ट लगाया करो, चाहे प्लेन में हो या कार में हो। मैं तो कहता हूं कि पैंट जब पहनो तो बेल्ट भी लगा लिया करो, क्योंकि हादसा तो कहीं भी हो सकता है। एक यात्री थे जिनका नाम था यामामोटो, और ये जब फ्लाइट में चढ़ रहे थे तो इन्होंने बाहर से ही फ्लाइट में एक दरार देख ली थी। तो यामामोटो ने ये बताना जरूरी नहीं समझा, अगर उनकी जगह कोई इंडियन होता तो शायद इतना हल्ला मचा देता कि भाई ये घटना होती ही नहीं। जब बाद में जांच की गई तो पता चला ये प्लेन करीबन 19 साल पुराना था, इसके टाइम पर जांच नहीं होती थी और इसी वजह से ऐसी घटना हुई। अभी मैंने आपको बताया था पिछली घटना में वो जो प्लेन था जिसकी लैंडिंग कराई गई थी उसको बाद में भी इन्होंने 25 साल तक यूज किया था, इसके तो फिर भी 19 साल हुए थे। मतलब आप समझ रहे हो 20-20, 25-25 साल पुराने प्लेन भी उड़ाए जाते हैं। तो भाई जब भी आप प्लेन में बैठो तो थोड़ा सोच समझ कर बैठना। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा है, हंसी आई है, डर लगा है या कुछ भी फीलिंग आई है तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही फाड़ू वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। और हाँ, वीडियो खत्म हो चुका है, लेकिन अगर अभी तक देख रहे हो तो एक चीज और बताता हूँ। ये बात मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में बताई थी कि भैया अगर आप यूट्यूब पर फाड़ू वीडियो सर्च करते हो तो सिर्फ भाई के वीडियोस आते हैं, सिर्फ भाई के। और मैंने कभी भी किसी वीडियो में टाइटल में या टैग में नहीं लिखा था फाड़ू वीडियो, लेकिन भाई तुम लोगों के प्यार ने YouTube को बता दिया कि सबसे ज्यादा फाड़ू वीडियो YouTube पर अपने ही होते हैं। थैंक यू एवरीवन। जल्दी से 600 के सब्सक्राइबर्स कर दो, बहुत ही नजदीक है हम लोग। गुड बाय, टेक केयर।